Hello friends, a warm welcome to all of you in my YouTube channel अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था क्लास 9th में फिजिक्स का टॉपिक उठाया गया था मोशन। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th और फिजिक्स में मोशन मतलब गति। तो उसमें हम कुछ चैप्टर के क्वेश्चंस को पढ़ चुके थे, कुछ हेडिंग्स देख चुके थे। जो आज हमें पढ़ना है वो है चाल तथा वेग में अंतर। आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है चाल तथा वेग में अंतर। चाल तथा वेग में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ऐसे लिखते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल और वेग में अंतर। एक तरफ लिखेंगे स्पीड और दूसरी तरफ लिखेंगे वेलोसिटी। इधर लिखते हैं चाल मतलब स्पीड और अगली तरफ लिखते हैं वेग, वेलोसिटी। आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो सबसे पहला टॉपिक होगा स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस करने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में क्या क्या अंतर होता है। तो सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सकें, और भी बच्चे इसमें जुड़ सकें और प्री क्लासेस का फायदा उठा सकें। तो चलिए देखते हैं चाल और वेग में अंतर। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पर क्लासेस चलाई जा रही हैं क्लास 9th और 10th की। तो सब्सक्राइब किए रहेंगे और बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाएगा, प्रीमियर में किया जाएगा, आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसके जरिए आप सब आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहला अंतर क्या है। तो सबसे पहला अंतर इसमें लिखेंगे जो चाल की परिभाषा थी और वेग की परिभाषा, वही दोनों अंतर हो जाता है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। नंबर 1, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। वस्तु की चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। और वेग की परिभाषा है उसको यहां पर लिखेंगे तो नंबर 1 पॉइंट में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है। वस्तु का वेग कहलाता है। तो दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि क्या क्या है। पहले यदि हम चाल की परिभाषा देखें तो चाल की परिभाषा है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय मतलब समय को एक कर दिया जा रहा है, तो एकांक समय में जो चली गई दूरी होती है उसे ही वस्तु की चाल कहते हैं। और वेग में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में जो विस्थापन तय किया जाता है, विस्थापन को वस्तु का वेग कहलाता है। चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। समय को एकांक कर देंगे तो दूरी बराबर चाल। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया कुल विस्थापन, तो वेग इज इक्वल टू विस्थापन, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। समय को एक कर देंगे, समय को एकांक करेंगे तो विस्थापन ही क्या कहलाएगा,
वस्तु का वेग कहलाता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि जो चाल है यह एक अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। दूसरा पॉइंट, चाल एक अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। इसमें क्या होता है, तो इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें केवल परिमाण होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं, दिशा नहीं। मतलब चाल एक अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं। और सदिश राशि क्या होती है, तो सदिश राशियां वे सभी राशियां जिसमें चाल, जिसमें दिशा, परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताना आवश्यक होता है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। दूसरा क्या हो जाता है, यह सदिश राशि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो जो वेग है सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, इसमें परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो चाल एक अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। वेग एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि जो चाल होती है वह धनात्मक अथवा शून्य हो सकती है। चाल धनात्मक अथवा शून्य हो सकती है। मतलब चाल या तो धनात्मक होगी या तो शून्य। जबकि वेग की बात की जाए तो वेग धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। वेग धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है, हो सकता है। तो ये है चाल और वेग में अंतर। चाल किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। चाल एक अदिश राशि, इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं। वेग सदिश राशि, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। चाल धनात्मक अथवा शून्य हो सकती है, जबकि वेग क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो जाता है। और इसको अब नोट करेंगे और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद फिर नोट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक टॉपिक जो बचा था उसका नाम है त्वरण, एसिलेरेशन। त्वरण मतलब एसिलेरेशन। देखते हैं त्वरण क्या होता है, त्वरण के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। न्यूमेरिकल पर चलेंगे, कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे और उसके बाद फिर गति के समीकरणों का निगमन भी आज ही करना है और आज इस चैप्टर को एंड करना है। तो चलिए अब हेडिंग डालते हैं त्वरण। सब लोग हेडिंग डालेंगे त्वरण, एसिलरेशन। त्वरण, एसिलरेशन। त्वरण समझते हैं, त्वरण क्या होता है, मतलब एसिलरेशन क्या होता है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर को वस्तु का त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर को वस्तु का त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु की वेग, जो किसी वस्तु है उस वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर को, वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर को
किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर को वस्तु का त्वरण कहते हैं। वस्तु का त्वरण कहते हैं। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर को वस्तु का त्वरण कहते हैं। तो इसके आगे कुछ पढ़ लेते हैं पहले कि यदि कोई गतिशील वस्तु परिवर्ती वेग से गति करती है, मतलब कि जिसकी गति प्रत्येक क्षण बदलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, उसे परिवर्ती गति कहते हैं। कि जब कोई वस्तु परिवर्ती वेग से गति करती है, परिवर्ती वेग से गति करती है अर्थात समय के साथ साथ वस्तु की स्थिति, मतलब कि समय के साथ साथ गतिशील वस्तु के वेग में भी परिवर्तन होता है, उसे परिवर्ती वेग कहते हैं। मतलब जब कोई वस्तु परिवर्ती वेग के साथ गति करती है, परिवर्ती वेग के साथ गति करती है, तो समय के साथ साथ अर्थात जब समय के साथ साथ वस्तु के वेग में भी परिवर्तन होता है तो वस्तु की गति को त्वरित गति कहते हैं। मतलब कि जब कोई वस्तु, मान लीजिए ये कोई वस्तु है और ये कैसी है, गतिशील है, गतिशील है, और गतिशील वस्तु में जो इसका समय है वो भी प्रत्येक क्षण बदल रहा है, समय के साथ साथ इसका वेग भी बदल रहा है। वेग और समय दोनों क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, वो भी कैसे, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक क्षण। यदि गतिशील वस्तु है और उसका समय और वेग में परिवर्तन प्रत्येक क्षण हो रहा है तो जो इसकी गति होती है, इसकी गति को, गतिशील वस्तु की गति को कहते हैं त्वरित गति, त्वरित गति। मतलब कोई ऐसी वस्तु गतिशील है जिसमें समय के साथ साथ वस्तु के वेग में भी परिवर्तन हो रहा है और वो प्रत्येक क्षण हो रहा है, तो इसकी गति को त्वरित गति कहते हैं, त्वरित गति कहते हैं। वेग में परिवर्तन परिमाण अथवा दिशा दोनों में संभव है। मतलब कि जो वेग में परिवर्तन होता है वो या तो वस्तु के परिमाण में होगा या तो वस्तु के वेग में, दोनों में भी संभव है। मतलब कि वस्तु के वेग और परिमाण दोनों में ही संभव है। जैसे होता है ना कि वेग में परिवर्तन परिमाण अथवा दिशा अथवा दोनों में संभव है। मतलब कि ये जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर लिखेंगे जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वो या तो मतलब कि परिमाण में भी हो सकता है, दिशा में भी हो सकता है, अथवा दोनों में हो सकता है। परिवर्तन परिमाण में होगा, जैसे कोई वस्तु पूरब की तरफ जा रही है, पूर्व की ओर जा रही है, मान लीजिए इस किसी क्षण वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा 10 किलोमीटर प्रति आवर पूरब की ओर जा रही है, उसके अगले ही क्षण 11 किलोमीटर प्रति आवर पश्चिम की ओर, मान लीजिए पूरब से हटकर नॉर्थ ईस्ट की ओर जाने लगती है, उत्तर पूरब की ओर, अगले क्षण उसके 12 किलोमीटर प्रति आवर हो जाता है और यह फिर से पूरब की ओर जाने लगती है या किसी भी दिशा में, और उसके बाद एकाएक वेग घटकर 9 किलोमीटर प्रति आवर हो जाता है और वस्तु किधर जा रही है, नॉर्थ ईस्ट की ओर। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि जो पूर्व की ओर वस्तु जा रही है तो वह किसी समय नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रही है, फिर से ईस्ट की ओर और उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट की ओर, और उसके साथ साथ 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर, एकाएक 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे हम कहेंगे त्वरित गति। इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, कभी परिमाण परिवर्तित हो रहा है तो कभी कभी दिशा भी बदल जा रही है। जैसे 10 किलोमीटर परिमाण है, 11 किलोमीटर परिमाण है, 12 किलोमीटर और 9 किलोमीटर परिमाण हो जाता है, और ये जो पूर्व की दिशा है ये इसकी दिशा हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट दिशा, फिर से ईस्ट, फिर से नॉर्थ ईस्ट। इस प्रकार वेग परिवर्तन जो होता है वह या तो परिमाण में होगा या तो दिशा में होगा या फिर दोनों में साथ साथ भी हो सकता है, यानी कि संभव है। जब ऋजुरेखीय गति से केवल वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है, मतलब कि जब कोई वस्तु किसी ऋजुरेखीय मार्ग पर गति कर रही है, मतलब कि ऋजुरेखीय मार्ग मतलब सरल रेखीय मार्ग पर गति कर रही है, तो सरल रेखीय मार्ग पर गति करती हुई वस्तु की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि केवल और केवल इसमें परिमाण में परिवर्तन होता है। परिमाण में जब वस्तु सरल रेखा पर गति कर रही है तो उसकी दिशा में परिवर्तन कैसे संभव है, संभव ही नहीं है। और उसके बाद जब सरल रेखा से वस्तु हटेगी तभी उसके मतलब कि परिमाण में यानी दिशा में परिवर्तन आएगा। परिमाण तो बदल सकता है कि एक क्षण वस्तु 11 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 9 किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाती है, उसके बाद 7 किलोमीटर पर आ जाती है, एंड देन आफ्टर
12 किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाती है। इस प्रकार क्या हो रहा है, परिमाण तो बदल रहा है लेकिन दिशा जो रेखीय गति है इसलिए परिवर्तित नहीं हो रही है। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर, मतलब वेग में भी परिवर्तन और समय में भी परिवर्तन को वस्तु का त्वरण कहते हैं, वस्तु का त्वरण कहते हैं। यदि वेग में होने वाला परिवर्तन, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद अब आगे देखते हैं कि यदि वेग में होने वाला परिवर्तन धनात्मक होता है तब क्या होता है, और यदि वेग में होने वाला परिवर्तन ऋणात्मक होता है तब वह अवस्था क्या कहलाती है, इसके बारे में देखेंगे। तो देखते हैं कि यदि वेग में होने वाला परिवर्तन धनात्मक है, यदि वेग में होने वाला परिवर्तन धनात्मक है, धनात्मक है मतलब कि वेग में क्या हो रहा है, वृद्धि है, अर्थात वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही है। तो यदि वेग में परिवर्तन धनात्मक है, अर्थात जो वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है वो धनात्मक है, अर्थात वेग में वृद्धि हो रही है, वेग में वृद्धि हो रही है, वस्तु के वेग में अगर वृद्धि हो रही है तो उसे हम कह देते हैं धनात्मक त्वरण। उसे क्या कह देते हैं, धनात्मक त्वरण। यानी कि वेग में वृद्धि हो रही है तो वेग में परिवर्तन की दर अर्थात वृद्धि की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर मतलब कि जो वृद्धि हो रही है उसी दर को ही क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। तो वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। परिवर्तन की दर ऊपर लिखा गया है, परिवर्तन की दर को ही अर्थात वस्तु के वेग में वृद्धि को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, त्वरण कह देते हैं। तो आई थिंक त्वरण समझ में आया होगा कि यदि धनात्मक वृद्धि हो रही है तो जो वृद्धि हो रही है वेग में वृद्धि, उसी के परिवर्तन को ही वस्तु का त्वरण कहते हैं। और त्वरण एक सदिश राशि है, इसे कैपिटल यानी कि इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर लिखेंगे त्वरण एक सदिश राशि है। अगर सदिश राशि है तो इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी। सदिश राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है, इसे कैपिटल ए, सदिश राशि है तो सदिश राशि के ऊपर वेक्टर यानी कि इसे स्मॉल ए और उसके ऊपर वेक्टर लगाकर प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। परिवर्तन की दर, तो वेग में परिवर्तन मतलब वृद्धि हो रही है तो वृद्धि जो वेग में हो रहा है उसी के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है, इसे ए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। यदि वेग में होने वाला परिवर्तन ऋणात्मक है, यहाँ पर हमने देखा कि यदि वेग में होने वाला परिवर्तन धनात्मक है तो जो धनात्मक परिवर्तन होगा उसे धनात्मक त्वरण कहते हैं, मतलब कि इसे धनात्मक त्वरण कहते हैं और धनात्मक वेग में वृद्धि को ही वस्तु का त्वरण कह देते हैं। और आप देख लेते हैं कि यदि वस्तु के वेग में होने वाली जो वृद्धि है या वृद्धि हो रही है कहें या ह्रास कहें, तो यदि वस्तु के वेग में होने वाला परिवर्तन ऋणात्मक है, यदि वस्तु के वेग में होने वाला परिवर्तन, वेग में होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन ऋणात्मक है, ऋणात्मक है मतलब कि वस्तु के वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो कैसा है, ऋणात्मक है, अर्थात समय के साथ वस्तु के वेग में क्या हो रहा है, कमी हो रही है। अर्थात क्या हो रहा है, तो वेग में ह्रास हो रहा है, ऋणात्मक है अर्थात वेग में ह्रास हो रहा है, मतलब वेग में कमी हो रही है, ह्रास हो रहा है। तो वस्तु के वेग में ह्रास को ही ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। तो वस्तु के वेग में, तो वेग ह्रास की दर को, तो वेग ह्रास की दर, जो वेग ह्रास की दर है, वेग ह्रास की दर को मंदन, मंदन या आत्वरण कहते हैं, आत्वरण कहते हैं। मतलब जो वस्तु के
वेग में ह्रास हो रहा है तो वेग के ह्रास की दर को मंदन या अत्वरण कहते हैं। इसे माइनस ए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, माइनस ए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। यदि परिवर्तन धनात्मक है, वस्तु के वेग में होने वाला परिवर्तन धनात्मक है, तो जो धनात्मक परिवर्तन हो रहा है अर्थात वेग में वृद्धि हो रही है, वेग में वृद्धि हो रही है तो वेग में वृद्धि परिवर्तन की दर को ही, जो वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, वृद्धि में जो परिवर्तन हो रहा है उसे त्वरण कहते हैं, यानी कि धनात्मक त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है, इसे वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं। यदि वस्तु के वेग में होने वाला परिवर्तन ऋणात्मक है अर्थात वेग में ह्रास हो रहा है, मतलब कि क्या कहेंगे, वेग घट रहा है तो वेग ह्रास की दर को मंदन या अत्वरण कहते हैं। इसे माइनस ए वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है, माइनस ए से प्रदर्शित किया जाता है। यदि गतिशील वस्तु में समान समयांतराल में समान वेग परिवर्तन होता है। आगे देखते हैं, पहले देख लिया गया कि धनात्मक रहेगा तो क्या होगा, ऋणात्मक रहेगा तो क्या होगा। अब देखते हैं कि यदि जो वेग परिवर्तन है वो समय के साथ साथ समान है, मतलब कि समय जैसे जैसे परिवर्तित हो रहा है वैसे वैसे त्वरण भी परिवर्तित हो रहा है, यानी कि वेग भी परिवर्तित हो रहा है, तो इसे किस प्रकार का नाम देंगे, एक समान त्वरण कहते हैं। यानी कि जब समय भी परिवर्तित हो और वस्तु का वेग भी समान दर से परिवर्तित होता है तो उसे कहा जाता है एक समान त्वरण। यदि गतिशील वस्तु में समान समयांतराल में समान वेग परिवर्तन होता है, यदि गतिशील वस्तु में समान, मतलब कि गतिशील वस्तु में समान समयांतराल में वेग परिवर्तन समान होता है, वेग परिवर्तन समान होता है, यानी कि समान वेग परिवर्तन लिख लेते हैं। समान समयांतराल में समान वेग परिवर्तन होता है, समान वेग परिवर्तन होता है, समान वेग परिवर्तन होता है तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। तो उसे एक समान त्वरण या एक समान मंदन कहते हैं, होता है तो उसे एक समान त्वरण या एक समान त्वरण परिवर्तन, मतलब वृद्धि भी हो सकती है और ह्रास भी हो सकता है, तो इसे हम एक समान त्वरण या एक समान मंदन कह सकते हैं। एक समान या एक समान मंदन होता है या एक समान मंदन कहते हैं, एक समान मंदन कहते हैं। ऐसे लिख देंगे कि इसे एक समान मंदन कहते हैं, मतलब समान समयांतराल में वेग परिवर्तन समान हो, मतलब चाहे वृद्धि हो या चाहे ह्रास हो समान समयांतराल में समान होना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे, एक समान त्वरण या एक समान मंदन कहते हैं। और अगर समान समयांतराल में वेग परिवर्तन भिन्न भिन्न होता है तो उसे क्या कह देंगे, यदि समान समयांतरालों में वेग परिवर्तन अलग अलग होने पर, मतलब इधर लिखते हैं कि समान समयांतरालों में वस्तु के वेग में, मतलब गतिशील वस्तु में, यहां पर लिख लेंगे आगे, गतिशील वस्तु में समान समयांतरालों में वेग परिवर्तन, समान समयांतरालों में असमान वेग परिवर्तन होता है, असमान वेग परिवर्तन होता है। जब किसी गतिशील वस्तु में समान समयांतरालों में असमान वेग परिवर्तन होता है, मतलब कि अलग अलग वेग परिवर्तन होने पर वस्तु में जो त्वरण होता है उसे असमान त्वरण या असमान मंदन कहते हैं, होता है तो वस्तु में उत्पन्न होने वाले त्वरण को, वस्तु में
उत्पन्न होने वाले त्वरण को क्या कहा जाता है? त्वरण को असमान त्वरण या असमान मंदन कहा जाता है। असमान मंदन कहा जाता है। गतिशील वस्तु में समान समयांतरालों में असमान वेग परिवर्तन होता है तो वस्तु में उत्पन्न होने वाले त्वरण को असमान त्वरण या फिर असमान मंदन कहा जाता है। और औसत त्वरण देखते हैं, औसत त्वरण क्या होता है? तो इतना क्लियर हो गया होगा, इसे एक बार नोट कर लेंगे तो उसके बाद हम आगे देखेंगे कि जो औसत त्वरण क्या होता है, औसत त्वरण निकाला कैसे जाता है। और इसी दशा में निकाला भी जाता है औसत त्वरण कि असमान त्वरण या मंदन की दशा में औसत त्वरण या मंदन ज्ञात किया जाता है। असमान त्वरण या मंदन की दशा में लिख लेंगे असमान त्वरण या मंदन की दशा में क्या निकाला जाता है? तो औसत त्वरण या मंदन ज्ञात किया जाता है में असमान त्वरण या मंदन ज्ञात किया जाता है। मतलब कि जब असमान त्वरण होता है या मंदन की दशा आती है तो असमान त्वरण या मंदन को ज्ञात किया जाता है। अब इसका फार्मूला देखेंगे कि औसत त्वरण बराबर क्या होता है, औसत त्वरण निकाला कैसे जाता है। आगे सवाल में निकालने के लिए आएगा तो किस प्रकार से निकालेंगे उसको देखते हैं कि सबसे पहले औसत त्वरण क्या होता है। औसत निकालने के लिए क्या किया जाता है, लिखेंगे औसत त्वरण एवरेज एक्सीलरेशन। अब यहां पर देख लेते हैं औसत त्वरण एवरेज एक्सीलरेशन अपने आप से लिख लेंगे एवरेज एक्सीलरेशन। औसत त्वरण कैसे होगा? यदि t1 समय पर वेग v1 तथा t2 समय पर वेग v2 हो, यदि t1 समय पर वेग v1 तथा t2 समय पर वेग v2 हो। मान लीजिए कोई वस्तु है जो गतिशील है, मान लीजिए कोई वस्तु है जो गतिशील है और किसी समय t1 पर वस्तु का वेग v1 तथा दूसरे समय t2 पर वस्तु का वेग v2 हो जाता है तो औसत त्वरण निकल कर आ जाता है कि जो वेग में परिवर्तन हो रहा है और समय में परिवर्तन का अनुपात, औसत त्वरण वेग परिवर्तन और समय परिवर्तन का अनुपात आ जाता है। वेग परिवर्तन और अनुपात में लिखेंगे समय परिवर्तन, मतलब औसत त्वरण ए वेक्टर इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1। ए वेक्टर इज इक्वल टू v2 माइनस v1 मतलब डेल्टा v अपान t2 माइनस t1 डेल्टा t हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर निकाला जाता है औसत त्वरण। अब देखते हैं त्वरण का मात्रक क्या होता है। यहां आप देखेंगे त्वरण का मात्रक कैसे निकाला जाएगा। त्वरण का मात्रक यहां पर लिखेंगे ए वेक्टर है, मतलब ये क्या है, ये हो जाता है त्वरण। फॉर्मूला लिख लेंगे त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय परिवर्तन।
परिवर्तन, मतलब यहाँ पर हो जाएगा वेग परिवर्तन मतलब डेल्टा वी, तो वेग का मात्रक ऊपर और समय का मात्रक नीचे। तो वेग परिवर्तन के स्थान पर लिखेंगे वेग का मात्रक, और समय परिवर्तन में समय का मात्रक। वेग का मात्रक बताया गया था पिछले वीडियो में कि वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड लिखेगा इनटू सेकंड, उसके ऊपर इनवर्स लगा दें, और समय का मात्रक यहां पर हो जाता है सेकंड। समझ में आ रहा होगा। चलिए आज इसको इसी प्रकार लिख लेते हैं। यहां पर लिखा गया था नीचे वेग का मात्रक क्या होता है, तो वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, उसके बाद बटे ये वाला लिखेंगे, और समय का मात्रक क्या होता है, तो समय का मात्रक होता है सेकंड, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ एक मान सकते हैं, और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो इस प्रकार आ जाता है। मीटर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा इसका त्वरण का मात्रक। तो त्वरण का मात्रक हो जाएगा क्या, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका आ जाएगा यहां पर लिख देंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या मीटर इंटू सेकंड इनवर्स हो जाएगा, मीटर इंटू सेकंड इनवर्स भी हो जाएगा। तो इस प्रकार फिजिक्स में हमने यहां तक खत्म किया, और अब इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनको अब देखने की बारी है।